हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को डेल के साथ डिनोट करते हैं, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का। और ऐसे इसमें लाइंस लगाते हैं डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने के लिए। तो जिस ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने लगे हैं वो मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 की, डैट मीन्स 3 रो एंड 3 कॉलम की। तो इसका देखिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रो का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट क्या है 6, तो पहले हम 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसका नाम वैसे क्या है A11, ठीक है। A11 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो है और कॉलम है उसको कैंसिल कर देंगे। जो बाकी एलिमेंट बच गए, क्या बच गया मेरे पास -1, 5, 2 एंड 2, उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर पहला साइन हमेशा पॉजिटिव का, दूसरा बीच में साइन हमेशा नेगेटिव का लेते हैं, और अगला एलिमेंट लेना है -3, डैट मीन इसका नाम क्या है A12। A12 की कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करके जो बाकी एलिमेंट बच गए, क्या बचा 2, -10, 2 एंड 2, वो लिख लिया। अब ये मैंने पहला साइन किया था, अल्टरनेटिंग साइन लेते हैं। पहला साइन 6 क्या पॉजिटिव का, इसके जो साइन है उसका कोई मतलब नहीं। पहला एलिमेंट मैंने क्या लेना है पॉजिटिव, दूसरा मैंने नेगेटिव लिया, और इसका जो नंबर -3 का उसको एज इट इज ही लिखा, ठीक है। नेगेटिव का अब सिंबल हो गया। अगला अल्टरनेटिंग साइन मेरा क्या होएगा प्लस का। तो अगला एलिमेंट मेरे पास 2, डैट मीन्स A13 का जो मेंबर है इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो और इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल करके जो एलिमेंट बच गए वो हम लिखेंगे 2, -10, -1 एंड 5, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद ये 6 को एज इट इज ही लिखते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इधर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, -2, जब इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो बीच में जो साइन है वो हमेशा माइनस का आता है। फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई, 5 को 2 के साथ किया तो क्या आ गया 10, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस, ये 3 एज इट इज। अब फिर से देखिए, इधर से पहले मल्टीप्लाई हमेशा इधर से स्टार्ट करनी है, इधर से इधर, 2 2 ज़ा 4, बीच में माइनस का साइन हमेशा, फिर इधर से इधर, ठीक है। -10 को 2 के साथ किया -20, ये +2 एज इट इज। अब फिर इधर से इधर 5 को 2 के साथ किया तो 10, बीच में साइन माइनस का, -10 को -1 के साथ किया तो पॉजिटिव का 10, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, -12 आ गया, ये भी माइनस माइनस प्लस होके कितना बन गया 24, 10 में से 10 गए 0, इनको सिंप्लीफाई करके मेरा डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स ये किस लिए हैं प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की, कि अगर हमने जैसे अभी हमने पीछे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है उस तरह से हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जाता, ठीक है। विदाउट इसको एक्सपैंड किए अगर हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से आंसर जो है इजिली निकल आता है। तो प्रॉपर्टी 1 को समझते हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम of determinant is 0, then the value of the determinant is 0. That means अगर किसी भी रो, ये मैट्रिसेस मान लो आपको कोई दी हुई है, अगर उसकी पूरी की पूरी रो और या फिर पूरे का पूरा कॉलम, एक कॉलम या एक रो पूरी एलिमेंट 0 आते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व किए हम आंसर 0 लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी 1 है। प्रॉपर्टी सेकंड हमें क्या बताती है, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, ठीक। इसमें क्या बताया गया है कि मान लो आपको कोई ये मैट्रिसेस दी गई है, आप इसके रो को, ये देखिए ये इसकी रो है,
ठीक है। रो को अगर आप कॉलम में चेंज कर देते हो, जब कॉलम को आप रो में चेंज कर देते हो, तो रो को कॉलम में, जब कॉलम को रो में चेंज करते हो, तो डिटर्मिनेंट जो है, जो इस मैट्रिसेस का जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और जो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिसेस आएगी उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। A1 B1 C1, ये देखिए इसको किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। A1 ये रो थी, ये कॉलम बन गया। ये रो थी A2 B2 C2, ये कॉलम, इसका ट्रांसपोज किया, दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी थर्ड, इफ टू एडजेंट रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड then the sign of determinant is changed but its numerical value is unchanged। एडजेंट रो होती हैं जो एक साथ हों, ये नहीं ये उठा के ये दो एडजेंट रो, एक साथ वाली दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन्स रो 2 की जगह पे रो 1 को लिख दो, रो 1 की जगह पे रो 2 को लिख दो, तो कहते हैं कि जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो तो सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव में आंसर आएगा इंटरचेंज करने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है, इफ टू रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई दो रो या दो कोई कॉलम सेम आ जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी हम बिना सॉल्व किए उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये रो 1 और ये रो 2 दोनों क्या है, सेम है। इसी तरह से दो कॉलम भी सेम हो सकते हैं, चाहे दो रो सेम आ जाए चाहे दो कॉलम सेम आ जाए, तो उसका आंसर जो होगा डिटर्मिनेंट का उसको बिना किसी कैलकुलेशन के हम 0 लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 5th है, जो पहली 4 प्रॉपर्टी हैं वो ज्यादा यूज होती हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। प्रॉपर्टी 5th भी देख लीजिए, if every element of a row is multiplied by the same constant k, then the value of the determinant is multiplied by the constant k। That means अगर हम किसी रो चाहे कॉलम भी, किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास किस तरह का आंसर आएगा। ये देखिए, अगर रो को ये के साथ मल्टीप्लाई, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो पूरी रो में से ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके नंबर बाहर निकालना है, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार बाहर आ जाएगा और दोनों का आंसर जो होगा वो भी सेम होगा। क्लियर। जिसको जो समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।